हेलो दोस्तों, देखिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का फिजिक्स। ये पहला चैप्टर होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज से हम सब्जेक्टिव को देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव इसके बाद बताएंगे। पहले चैप्टर फर्स्ट का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको देखने के बाद तब ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो देखिए पहला पहला है कि प्रकाश, लाइट और उसके गुण। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। उसके गुण क्या है? तो इसके गुण निम्नलिखित गुण है। इसका पहला गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसलिए इसे गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल क्या होती है? हमेशा एक सरल रेखा में होती है। इसके आगे प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा तेज निर्वात में होती है, क्योंकि प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ में चलती है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चमकदार सतह पर पड़ने पर, चमकदार सतह पर पड़ने पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अब है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे देखेंगे इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी उच्च कोटि की पॉलिश किसी उच्च कोटि की पॉलिश किसी उच्च कोटि की पॉलिश की हुई सतह जैसे दर्पण पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश का किरण क्या होगा, किसी समतल पर पड़ेगा और पड़ने के बाद क्या होगा, ये मान लीजिए कोई समतल है, ये समतल है, इसमें प्रकाश का किरण आया, यहाँ से कोई प्रकाश आया और आने के बाद क्या हुआ, टकरा कर वापस चला गया। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वही फिगर जो अभी हम बनाए थे वही यहाँ पर भी दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए ये जो है आने वाली किरण है और ये जाने वाली रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट रे है। तो आपतित किरण, जो आने वाली किरण की आपतित किरण है और ये टकराई समतल से और टकरा कर वापस चली गई, परावर्तित होगी। ठीक है, और ये इसका क्या है, नीचे वाला एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। तो आप आने वाली किरण और जाने वाली किरण जो होती है, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने टकरा कर जो वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो दोनों के बीच में ना एक लंब होता है। तो यही इसका नियम ये है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पर पड़ती है तो समतल पर पड़ने के बाद क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल पर पड़ती है तो समतल पर पड़ने के बाद वह क्या होती है, परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होते हैं आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और दोनों के बीच एक लंब खींचा जाता है जो एक ही समतल में होता है। यही प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम है। आइए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, प्रथम नियम है आपतित किरण आने वाली किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्ट रे, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब कोण आई जो होता है वो बराबर होता है कोण आर के। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है आपतन कोण आई बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण आर। दोनों आपस में बराबर होती है। तो प्रकाश के परावर्तन के यही दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रतिबिंब, इमेज। तो प्रतिबिंब का क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की जो किरणें होती हैं वो वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की किरणें क्या होती है, वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। और आभासी प्रतिबिंब की जो किरणें होती हैं वो मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत यानी महसूस होती है, लगता है कि मिल रहा है। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को इसलिए पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसलिए इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या है, देखिए, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, देखिए, एक गोलीय दर्पण किस प्रकार से होगा, गोलीय दर्पण इस प्रकार का एक दर्पण होगा, ठीक है, जिसमें इसका ये परावर्तक सतह होगा और एक परावर्तक सतह ये होगा, सॉरी, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा। ये जैसे गोलीय दर्पण हुआ, ये गोलीय दर्पण हो, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, ये कोई गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हुआ, और इसका एक बाहर से इस तरह से कलर किया रहेगा और अंदर से कलर किया रहेगा, ठीक है। एक परावर्तक सतह बाहर की ओर होगा, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा। यही दो भाग होता है गोलीय दर्पण का। ये देखते हैं क्या, तो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कनकेव मिरर होता है। परिभाषा, जब अवतल दर्पण का परिभाषा होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है या वक्रित होता है, उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। इस प्रकार से एक अवतल दर्पण होगा। ये दर्पण, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर की ओर क्या है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये देखिए गोलीय दर्पण है जिसका एक भाग है अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या होती है, यह किरणों को एक जगह से जगह सिकोड़ लेता है, मतलब सभी किरण को एक साथ ले आके एक बिंदु पर मिलाने का प्रयास करता है। इसे आभासी दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, आभासी दर्पण भी कहा जाता है, सॉरी। गोलीय दर्पण का एक भाग जो अवतल दर्पण है, उसका एक गुण है, प्रकृति है कि वह किरणों को क्या करता है, एक जगह सिकोड़ता है, एक जगह लाकर रोकने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी किरण इस प्रकार से कोई भी किरण आ रही है, तो गोलीय दर्पण का जो भाग है, पहला भाग अवतल दर्पण, वो क्या करेगा, इस सभी किरणों को एक जगह लाकर लाने का प्रयास करेगा, एक जगह रोकने का प्रयास करेगा। तो इसी के कारण, इसी गुण के कारण गोलीय दर्पण का जो पहला भाग है अवतल दर्पण, उसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है मुख्य उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, मुख्य उपयोग है, पहला उपयोग दिया हुआ है, पहला उपयोग इसका दिया हुआ है। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है टॉर्च, सर्चलाइट तथा गाड़ियों की हेडलाइट में शक्तिशाली या समांतर किरणों के लिए किया जाता है, ठीक है। सर्च लाइट या गाड़ियों की हेडलाइट में शक्तिशाली समांतर किरण पाने के लिए इसका प्रयोग हो जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण, यानी दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, जिसको हजामती दर्पण भी कहा जाता है, उसके लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है दंत विशेषज्ञ, जो दंत चिकित्सक होते हैं, ठीक है, डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि डॉक्टर है, ये मान लीजिए डॉक्टर है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से डॉक्टर साहब हैं, ये कोई डॉक्टर साहब है, ये ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये, तो इनके सर पर ऐसा हेडलाइट लगा रहता है और सामने मरीज जो होता है, मरीज, उसके मुंह में इसका जो प्रकाश होता है उनके उस मरीज के मुंह में जाते रहता है, जिससे पता चलता है कि दांत कौन सा किस तरह का है, ठीक है। तो दंत विशेषज्ञों द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। आइए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का दूसरा भाग है उत्तल दर्पण। दूसरा भाग कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, आइए समझते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ठीक है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इस तरह से होता है उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह अंदर होता है और ये परावर्तक सतह जो है ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, इस दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। इसकी प्रकृति क्या होती है, यह किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे आभासी दर्पण भी कहा जाता है। यह क्या करता है, किरण को फैलाता है, मतलब एक बिंदु स्रोत से निकाल लेता है किरण को और फैलाता है। इस प्रकार से किरण ऐसे फैलते जाता है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो परिघटना है किरणों के फैलने की, ठीक है, इसी को कहा जाता है अपसारी दर्पण, क्योंकि अपसारी दर्पण का कार्य होता है किरणों को फैलाना होता है, ठीक है।
तो इससे पहले क्या होता है दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है कि सभी किरणों को एक जगह लाकर जमा करता है, एक जगह लाकर उसको रोकता है एक पॉइंट पर, तो उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, किरण को फैलाया जाता है, ठीक है। इसको आभास अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। आइए, इसका मुख्य उपयोग क्या है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी होता है उसका साइड मिरर जो होता है, तो साइड मिरर में उसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए मतलब बहुत बड़ा भी अगर कोई वस्तु रहेगा तो उसका छोटा प्रतिबिंब उस दर्पण पर बनेगा। तो इससे पता चलेगा कि हाँ कितना दूर कोई वस्तु है। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइक सवार है और बाइक से आगे चल रहा है, तो बाइक में जो दर्पण लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का कार्य है बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना। तो पीछे अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो उसका छोटा प्रतिबिंब उस मिरर में बनता है, जिससे हमको पता चलता है कि गाड़ी हमसे कितना दूर या कितना नजदीक है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आइए अगला देखते हैं। इसका दूसरा उपयोग है, दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पद दिए गए हैं। जैसे गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, तो गोलीय दर्पण में होता है ध्रुव, इसको पोल कहते हैं, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस होता है। तो देखते हैं बारी बारी से। पहले ध्रुव क्या होता है, ये कोई गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का जो ये भाग है, ये इस भाग को पी कहेंगे, इस दोनों भाग को क्या कहेंगे, पी। ध्रुव पी, ये भी पी हुआ। तो गोलीय दर्पण का ये भाग अगर उत्तल होगा तो ये उत्तल दर्पण के का ध्रुव हो जाएगा और ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। तो पता है कि ध्रुव यानी पोल गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जो परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, उसका जो केंद्र है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये सब परावर्तक पृष्ठ है और ये अंदर का परावर्तक पृष्ठ है। तो ये जो भाग है, ये इसका जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट, ये इसी को कहा जाएगा क्या, ध्रुव कहा जाएगा। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होती है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होती है, उसके केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई गोलीय दर्पण है, ये कोई गोलीय दर्पण है और ये इसका ध्रुव है, तो उसके बीच का जो ये भाग होगा, ये यही होगा सी, यानी वक्रता केंद्र होगा। ये भाग पी होगा और ये भाग भी पी होगा। इधर का जो ये इस तरह से घुमा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह ऐसे धंसा हुआ है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो गोलीय दर्पण है, इसका जो ये सीधा वाला रेखा गुजर रहा है, जिस पर ध्रुव भी है और वक्रता केंद्र भी है, तो यही जो रेखा है, इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि मुख्य फोकस, फोकस एफ होता है। तो सीधा समझिए कि कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर टकराती है, तो टकराने के बाद क्रम के बाद जहाँ आकर फोकसित होती है, जहाँ आकर वो काटती है, उसी को फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को उसका क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। अब ये उसका प्रधान अक्ष हो गया, ये उसका प्रधान अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव पी हो गया, ये इसका सेंटर हो गया सी, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। अब कोई प्रकाश का किरण है, कोई प्रकाश का किरण पड़ा और आकर इससे टकराया दर्पण से, और टकराने के बाद जहाँ पर काटेगा, इसी को इसका मुख्य फोकस यानी एफ कहेंगे। फोकस को एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल एफ से। बढ़ते हैं आगे। अगला है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की जो दूरी होती है, उसी को फोकस दूरी कहा जाता है। मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये क्या है, ये उसका प्रधान अक्ष है, ये पी है, और ये वक्रता केंद्र है सी, और यहाँ एफ है, ठीक है। तो ध्रुव से लेकर ये ध्रुव है, ध्रुव से लेकर और ये फोकस एफ की जो दूरी है, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फिर से वही हो गया, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो किसी अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, इसका ये प्रधान अक्ष है, ये इसका पी है ध्रुव, ये इसका सेंटर है सी, ये इसका फोकस है एफ। अब पी से लेके ये एफ सेंटर इसका एफ है। अब पी से लेकर
एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसी तरह से पी से लेकर सी की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और कैपिटल आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। इस प्रकार से 2 को अगर इस साइड लाएंगे तो f इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर बाई 2, कैपिटल आर बाई 2, जो कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो f बराबर क्या होता है, कैपिटल आर बाई 2 होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है छठा पॉइंट है दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी। तो दर्पण सूत्र तो ये होता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v को ठीक से लिख देते हैं एक बार। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, जिसमें जो f होता है वो फोकस दूरी होता है, u किसी वस्तु की दूरी होती है और v होती है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, देखते हैं। कहता है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये दिया गया है कोई दर्पण है, ये इसका पी ध्रुव है और ये इसका एक एक्सिस है एक्स और एक्स डैश, इसी को प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। और ये इसका फोकस दिया हुआ है एफ, ये इसका वक्रता केंद्र दिया हुआ है, और ये जो है इसके बाद ये इसका कोई क्या है, वस्तु रखा गया है, वो इसमें बताया गया। और ये एक दर्पण का क्या है, फिगर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नियम। अब दर्पण बनाने का क्या नियम है, दर्पण में अगर किसी प्रतिबिंब को उतारना है तो उसका नियम क्या होगा। तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जैसे ये दर्पण हो गया ना, दर्पण इसका ये बायां साइड जो है, ये दाहिना साइड और ये बायां साइड, यहीं पर कहीं वस्तु को रखा जाएगा। यहाँ पर कहीं सी है, यहाँ एफ है, यहाँ ध्रुव पी है, एम एन कोई दर्पण है, एम एन क्या है, कोई दर्पण है, इस प्रकार से। तो वस्तु को हमेशा क्या होगा, दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। इसलिए वस्तु की जो दूरी होती है, हमेशा वस्तु की दूरी को देखिए यहाँ से यू से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को यू से डिनोट करेंगे, और ये हमेशा ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है तथा नीचे की जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कुछ दिया हुआ, ये सब नहीं याद रखना है आपको। देखिए याद रखना क्या है, अगर दर्पण उत्तल हो, अगर दर्पण क्या हो, उत्तल हो, उत्तल हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वस्तु की दूरी यू नेगेटिव होगा, बाद बाकी भी हो गया पॉजिटिव होगा, और एफ फोकस भी क्या होगा, एफ फोकस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये होगा उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में जब आएंगे तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में चाहे यू हो, चाहे भी हो, चाहे एफ हो, सभी नेगेटिव होता है। यू होगा तो यू भी नेगेटिव होगा, भी होगा भी नेगेटिव होगा, और एफ होगा तो एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण में सब नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में सिर्फ यू का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है 7वां पॉइंट, मुख्य सूत्र। मुख्य सूत्र मतलब फॉर्मूला सीट जो आपको याद रखना है, ये वही है जो भी हम बताए थे कि 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f इक्वल्स टू 1/f 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, यही फॉर्मूला होता है जिसमें हम बताए थे f जो होता है वो फोकस दूरी को बताता है, u जो होता है वो वस्तु की दूरी, और f और v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आवर्धन। आवर्धन मैग्निफिकेशन। यदि m का मान ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, m का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। m अगर ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। m का मान अगर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो याद रखना है मैग्निफिकेशन में, आवर्धन में, यदि m, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल्स टू माइनस भी बटा यू होता है। क्या होता है, माइनस भी बटा यू। याद रखना है कि m जो होता है वो आवर्धन होता है, m क्या होता है, आवर्धन, और m का मान माइनस भी, m का मान माइनस भी, m का मान माइनस भी बटा क्या होता है, माइनस भी बटा यू होता है। ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला और होता है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h, इसको भी आवर्धन कहा जाता है, याद रखना है। तो आवर्धन में क्या होता है, आवर्धन का मान ऋणात्मक, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा आवर्धन का मान जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन का मान नेगेटिव होगा। और आवर्धन का मान धनात्मक पॉजिटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सो गया, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो आगे अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो इसमें तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आगे और भी इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, इसमें अब न्यूमेरिकल बच गया और बच गया है ऑब्जेक्टिव, तो हम इसको भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।
आपको इसके लिए हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ को आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।